Bismillahirrahmanirrahim. My name is Uzair Ali and currently I'm working as project coordinator at PASA HealthNet Eco Pakistan. With me is my supporting staff, Mr. Haris, who is IT expert from our team. So we will go with the usual round of introduction. First of all, I would like to request Dr. Zulfikar Ali Bhatti Saab. Sir, I am requesting you to unmute. Can you please introduce yourself? आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा. हाँ जी, thank you. I'm Dr. Z. Bhatti from Gujranwala. I'm a physician and practicing gastroenterologist. Thank you very much, sir. Now I would like to request Dr. Jamandas Balani. Sir, I am going to unmute you. मैंने request forward की है. जी सर, आप प्लीज अपने आप को unmute कीजिएगा, डॉक्टर जमनदास. All right. Now I would like to request डॉक्टर जमुनादास आपको अनम्यूट करके इंट्रोडक्शन आपके सामने अगर स्क्रीन टच करेंगे तो अनम्यूट का बटन होगा. You can just touch that button or unmute करके तो you can communicate with us. जी आप प्लीज बोलिए. जी डॉक्टर जमुना दास, आपकी आवाज आ रही है, आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा. जी सर, मैं डॉक्टर जमुना दास, मैं पंजाब कॉलोनी डिफेंस में फैमिली फिजिशियन हूँ. जिशान साहब के मैंने 1-2 प्रोग्राम सिंपोजिया अटेंड किए थे. उन्होंने मुझे पारसा के लिए बोला भी था कि आप हम ये चीज शुरू कर रहे हैं, ये इसको 1.25 साल हो गया. मैंने उस वक्त बोला था कि आई एम नॉट नाउअडेज फ्री, बट मेरी असद चौधरी के 2-3 प्रोग्रामों के बाद मेरा बहुत, मैं रेगुलरली आपके प्रोग्रामों में अटेंड करता हूं और आप लोगों को अपने कमेंट्स पेश करता हूं. तो मैं डिफेंस पंजाब कॉलोनी में करता हूं और आई एम ग्रेजुएट ऑफ SMC 85 बैच. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. डॉक्टर अनवर अली भुट्टा साहब ओकाड़ा से. सर मैं आपको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ अनम्यूट करने के लिए. आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम. मेरी आवाज आ रही? जी सर आ रही है आपकी आवाज. हाँ जी, मैं प्राइमरी केयर फिजिशियन हूँ उकाड़ा में. छोटा सा क्लिनिक है मेरा. तो मैं शुरू से ही सारे लेक्चर्स अटेंड कर रहा हूँ पारसा हेल्थ नेट के. बहुत ज़्यादा अच्छा इंफॉर्मेटिव है और बहुत ज़्यादा मुझे तो इसका फ़ायदा हुआ है. और सारे प्रोफेसर की लेक्चर्स अटेंड किए, इंटरनेशनल भी और इधर लोकल जो हैं उनके भी. थैंक यू वेरी मच सर. नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर वर्दा. मैम, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू अनम्यूट योरसेल्फ. आई थिंक डॉक्टर वर्दा इज गॉन. ओके. So जी डॉक्टर वर्दा. Assalamu alaikum. I am Dr. Verda Satish, currently working as a medical officer in Chaudhary Hospital. Thank you very much, ma'am. Now I would like to request Dr. तारिक महमूद साहब. सर मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा. जी डॉक्टर तारिक बोलिएगा. जी वालेकुम सलाम. जी मैं डॉक्टर तारिक महमूद, डायबिटोलॉजिस्ट फ्रॉम गुजरांवाला. तो पारसा के मोस्टली लेक्चर अभी अटेंड कर भी रहा हूँ. तो मोस्टली दे आर बेनिफिशियल, इंप्रूविंग नॉलेज. खासतौर पे कोविड के बारे में तो बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस रहा इनके लेक्चर्स के बारे में. तो इंशाल्लाह होपफुली आइंदा भी इनके जितने भी कॉलेज जितने भी लेक्चर होते हैं तो वो इंफॉर्मेटिव ही होते हैं और एवरीवन इज बेनिफिशियल. बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी. थैंक यू. मैं डॉक्टर किरण रफी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और अपना इंट्रोडक्शन करवाएं प्लीज. Assalamu alaikum, can you hear me? Yes, we can hear you. Assalamu alaikum, this is Dr. Kiran Rafi and I am actually doing Masters in Public Health from Al Shifa Hospital. And I have attended some of your lectures about COVID-19 and they were really informative. And I intend to attend further of your lectures, inshallah.
Thank you very much, ma'am. So nice of you. Now I would like to request Dr. Wali Khan साहब. सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन करवाएं. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम डॉक्टर वली खान है. मैं सीनियर रजिस्ट्रार शेखजाद हॉस्पिटल लाहौर, लिवर ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट. मैंने मेजॉरिटी ऑफ लेक्चर्स अटेंड किए कोरोना वायरस पे. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द लेक्चर्स. एक आध लेक्चर शायद मेरे से किसी ज़ाती मसरूफियत की वजह से मिस हो गया था, और मैंने इसको बहुत ही इंफॉर्मेटिव पाया. और ऑलमोस्ट जो क्लिनिकल मैनेजमेंट पेशेंट्स के जो इश्यूज थे उसमें काफ़ी मदद मिली है मुझे इसमें. तो आई एम थैंकफुल टू द पारसा एको और फिरोज हसन के कि उन्होंने इतने अच्छा इनिशिएटिव लिया है और कम्युनिटी की जो एजुकेशन में अपना रोल प्ले करें. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much, sir. Now I would like to hand over the mic to Dr. Asad Ali Chaudhary साहब. Sir, over to you. जी, अस्सलाम वालेकुम everybody. I welcome all of you on behalf of Parsa HealthNet Echo, and thank you very much. Your words of appreciation, they mean a lot for us. और स्पेशली आजकल आपको पता ही है कि मैं कहता हूँ कि जूम अटैक है पाकिस्तान में. बहुत सारे सेशंस ऑल ओवर पाकिस्तान, दे आर कोलाइडिंग हेड ऑन. बट एनी हाउ वे हमारी कुछ रूटीन की सीरीज है, जिस तरह ये पैलिएटिव केयर मैनेजमेंट में इस दफ़ा GI ब्लीड का था, तो वी थॉट वी हैव टू गो हेड विद इट. और 22 जुलाई की रात 10 बजे हमारा एक प्रोफेसर अदील भट्ट की टॉक है, एंड देन आई थिंक 26 जुलाई को एक्चुअली संडे को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे से रिलेटेड मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस B and C इन कोविड पैंडेमिक पे बात होगी फॉर प्राइमरी केयर फिजिशियंस. और ये प्रोफेसर बिलाल हमीद देंगे, हु इज फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, इज अ वर्ल्ड अथॉरिटी ऑन हेपेटाइटिस. So he has very kindly agreed to do that for us on 26th of July. I think it will be Sunday, 10 p.m. And then there's going to be another talk, 29th or 30th, 29th or 28th. वो थोड़ा सा कुछ आगे ईद भी आ रही है, कुछ डेट्स की फाइनलाइजेशन में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है. लेकिन जो 22nd को डॉक्टर अदील भट्ट की टॉक है, दैट इज एक अच्छी खबर ये है कि हमारा जो एको प्रोग्राम है, they have received endorsement from American College of Physicians. So we have been very lucky to get their endorsement, and we will be officially partnering with them. और उसके हमारे पे भी बहुत सारे उस पे कुछ उनके जो क्या कहते हैं चेकलिस्ट होंगी, वो हमें पूरी करनी होंगी. बट एनी हाउ वी विश टू गो हेड कि इसकी क्वालिटी को और से और बेहतर किया जा सके. तो विदाउट एनी फर्दर डिले जीशान की प्रेजेंटेशन है, एंड देन देयर इज अ केस, अ रिलेटेड केस. तो जीशान, थैंक यू वेरी मच. एवरीबॉडी नोज यू, यू आर जॉइनिंग फ्रॉम कराची. तो लेट्स लिसन टू यू. जी, ओवर टू यू जीशान. थैंक यू फॉर एवरीवन टू बी बीइंग हियर. और जैसे कि असद ने बोला कि जूम अटैक है, देयर आर सो मेनी मीटिंग्स एंड दे आर क्लस्टर्ड. One tend to forget which one to attend and which not. So I really thank you all for being here, and without wasting further time, I'm going to start with I hope you are going to see my screen now. Palliative care and say liver disease, because this is the liver echo basically, and in which we are looking palliative care. This is the first time in Pakistan that somebody is talking about the palliative care. Palliative care concept is relatively newer even in the developed countries. Very few countries actually have proper palliative care training and programs for them. And in our part of the world, this palliative care conceptually it has been there. There is some resources which we can use in our community very positively, because it is a coherent, many of the time it is a joint family system, so we do have some social support for it, which is very much essential for palliative care of the patients. But one of the important component which we lack in our part of the world, in our country, is the hospice care, because palliative care is very much linked to the hospice care,
for the end of care, particularly end of life care, not all part of the palliative care, but yes, at the end of life care, where the hospices are required. We have got very few tertiary care hospitals, and they are not meant for the palliative care, and that's where the actually patient suffers. And it's true that when patients with end of life come to larger hospitals, because they have got so much burden of undiagnosed or relatively a better prognosis patients, these patients get ignored, and they suffer a lot. And this is where the concept of palliative care is, and this is where the ECHO can play a very pivotal role, because its penetration to the primary care physicians, because the palliative care starts with the primary care, where the family and the patient is very accustomed to and can discuss openly many of the issues. What we need to do is to train our primary care physicians, link them with the specialized care. Definitely, still we lack trained palliative care physicians and trained palliative care training options in. We hope we will get sometimes. We are thankful to Farooq, which actually brought this concept of introducing this subject to our primary care physicians, so that one day we can have a better palliative care. As a faculty in a tertiary care, I feel these patients who have got limited life expectancy are ignored in the tertiary care hospital. Our secondary care hospitals or our primary care physicians are never been taught about palliative care, and this is the gap we are trying to build it up. Having this intro, I'll just go through the basic concept of what actually palliative care we are talking about. So we are talking about a person and a family-centered approach to care of patients with people who are living with a serious, potentially limited life expectancy disease. Many conditions may be serious, but they may have curative options, but these illnesses generally are irreversible and they do not have too many curative options. That doesn't mean that you don't give them life prolonging medications, but yes, these diseases have got very limited life expectancy, generally less than a year, sometimes less than even 6 months. It is targeted to relieve the symptoms and stress related to this kind of illness. When the person and the family knows the patient is going to die in few months time, less than a year say, the whole family is in the stress, the patient him or herself will be in very much stress, and there are so many symptoms which are ignored on part of the doctors who are looking for curative intent only. And that's where this palliative care comes, and those doctors who are trained or know about the palliation and palliative care can play their role to relieve the patient's problem and improve their quality of life. Because whatever is left, they have to live. They have to live with it. And we have to make them comfortable as much as possible. If somebody is going to die in few weeks' time, does not mean that we should not care for him. And this is what we are talking about today. So when we talk about palliative care, the components would be relieving of the physical symptoms, whatever the symptoms they may be. If person comes to me at end-stage liver disease and he complains of the pain, yes, I cannot cure his liver disease, but yes, we should do best to treat the pain. If somebody comes with the depression, with end of care, he does not deserve to die with that depression. That can be managed. So these physical symptoms has to be addressed, and this should be patient-centered, not from the doctor-centered. Most of our care, particularly when we talk about from a consultant's or a faculty point of view from a tertiary care setups, is directed and dictated by the doctors. It's not what patients want. We have to, in a palliative care concept, it is the patient which is important, because the patient knows he's going, he or she is going to die in few months time. It is their will to what they want to be treated, and this has to be honored when we are looking the management from the context of palliative care. Psychological aspects,
There are so many things which may be related to the psychological stress of the patient. It may not be the physical symptoms. If we manage this stress, quality of life of the patient is expected to improve. Advanced care planning. Now, this advanced care planning is something with end of life care planning. The part in which we make it when we sit together with the patient and family and decision makers and social support system, whatever they have, and then we come up with the potential plan. If somebody is suffering from liver failure, and this liver failure is a very advanced type, and we are expecting this patient may not survive, say, for 3 months time, but now it is the time then he or she with their family sit together, and their physician would sit together and make a plan. What happens with the complications? Does he want to prolong his stay at home, or he want admissions in hospital with best of the care plan and with best of the opportunities, what best we have to treat him with whatever complications he's coming across. So this all has to be discussed. And then code of the patient, whether patient need to be intubated or not, whether the patient has to be resuscitated or not, and this all has to be documented, and the plan should be made. Unfortunately, in our part of the world, patient moves to a best available hospital at the time when they crashes. But in the West, it doesn't happen. They have access to limited hospitals. They have to report to those hospitals. So these documentation would serve to whosoever would be there on duty. And these documentation would help them to make the decisions. But in our part of the world, we have to customize it, what best the family and the patient, what kind of the care plan he should be or she should be having. Then social, cultural, spiritual, and religious aspects of the disease. Some would say, no, I don't want it. For example, when we talk about transplant, in early days, many of the religious sects were not accepting transplant as a viable option for Muslims. Though we do have now fatwas that allow them to have, but these are the one example of the cultural or social religious aspects of the even in our part, some of the I would say in Afghanis, when they were very reluctant to even transfusions. They were not giving blood, and they were not very happy with the transfusions. So we have to address these social and the cultural aspects of, because our aim is to improve quality of life. We don't want to make patient uncomfortable, whatever we are going to decide, because this patient have to live very limited time of the life, and he and his family should be in a state to make the decisions what best they think would be for the patient, and what to improve their quality of life. And the terminal illness, how the terminal illness or events could be dealt with. For example, today's topic is GI bleed. If the patient have got very limited life expectancy, less than 50% in 3 months time, he or she may decide not to be resuscitated, not to be admitted in the hospital. They may decide not to be at home as well. They may say that we would like to be in a hospital, but not probably with the ICUs, or whether we would like to be in a separate room, so that our family members should be at the end of the life at the bedside. So this is all which we talk about the palliative care, that we have to look into the patient's perspective or patient-centered. The goal is to improve the quality of life. Whatever the life patient has left with, he should live that life. He should not be abandoned before he dies. This is what the whole concept of the palliative care. Traditionally, what used to happen in the palliative care, give me a second. Traditionally, before the organized palliative care came out, we used to try manage with a curative intent, and then we used to abandon these patients, and nothing can happen now, go to the palliative care. Now, this was the traditional care plan for the palliation. But now what we believe is, whenever the primary team makes a decision or a diagnosis of a potentially life-threatening illness, which life expectancy less than a year, then there should be the discussion. It may not be comprehensive discussion of end of care life here, where the patient may have some time to live, but
the palliative care discussions in bits and pieces should continue alongside of the curative plans, whatever we are making, or life prolonging therapies. For example, if we are a patient with child cirrhosis, if we are planning to give antiviral therapy to these patients, fine with that, we can still be give if the patient is fit enough to receive that. But at the same time, when we have made a diagnosis of end stage liver disease, then we have to look into the patient जहाँ पे अब आप you make a decision कि ये patient cirrhotic है and stage liver disease है, antiviral आप दे रहे हैं, but at the same time आपने ये decision भी तो ले लिया, diagnosis तो कर लिया, this is child cirrhosis. Child cirrhosis का मतलब ये हो गया है कि this patient may not live longer, say 2 years or less than 50% chance of 1 year survival. तो ये communication किसी न किसी स्टेज के ऊपर इन पेशेंट्स में होना जरूरी है, इन पेशेंट्स की फैमिली के साथ होना जरूरी है. They have to be prepared, they have to be informed, but this does not mean that at the onset of the diagnosis straight away you say कि भाई इसका 1 साल है बस अब ये होगा. This is not like that. We have to make a plan and we have to break it in bits and pieces. We have to have multiple sittings with the family to make up according, क्योंकि पेशेंट की जब इलनेस है वो एक लिवर डिजीज पर्टिकुलरली बड़ी वेरिएबल होती है. पेशेंट प्रेजेंट विद डिकम्पेंसेशन एपिसोड बट दे return to near normal life as well, so they have got a better quality of life. In bits and pieces they have got a deterioration of their clinical illness in between. तो ये पेशेंट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी खराब हो जाते हैं, फिर कुछ मिनट बेहतर भी हो जाते हैं, और ऑल ऑफ अ सडन एट टाइम्स ये जो डिकम्पेंसेशन कोई एपिसोड उसका टर्मिनल साबित होता है, पेशेंट may die in this if they are not transplanted. The other thing with the liver disease is कि ट्रांसप्लांट का ऑप्शन, एक पेशेंट लिवर फेलियर का या हार्ट फेलियर का अगर है तो उनके पास ट्रांसप्लांट का ऑप्शन नहीं है. ट्रांसप्लांट इज अ क्यूरेटिव ऑप्शन फॉर लिवर डिजीज पेशेंट्स, बट हाउ मेनी ऑफ देम वुड एक्चुअली गेट. जो वेस्ट के अंदर है वहाँ डिसीज डोनर है तो उनके अंदर वेट लिस्ट बहुत है. 10% तो उस वेट लिस्ट में का वेट करते करते एक्सपायर हो जाते हैं. 10 से 15% जो है इतने से हो जाते हैं कि वो ट्रांसप्लांट के काबिल नहीं रहते हैं. So still there is a significant off listing of the transplant. और हमारे यहाँ कॉस्ट बैरियर है, लिविंग डोनर है तो उसमें कॉस्ट और सोशल बैरियर्स हैं. किसी के पास डोनर नहीं मिलेगा तो किसी के पास पैसा नहीं मिलेगा, किसी को जो है इतना से हो जाएगा. अगेन so not every cirrhotic patient would be able to get transplant, which is one of the potentially curative. Even अगर ट्रांसप्लांट लिस्ट पे है तो उसको पैलिएटिव केयर की जो है काउंसलिंग के लिए जो है होना चाहिए उसकी. एंड दिस इज हाउ आइडियली इट शुड बी लुक लाइक. कि पेशेंट हम डायग्नोज करते हैं तो वी शुड गिव मैक्सिमम ऑप्शन. हमें जितना ज्यादा हम अपनी एनर्जीज उसकी क्यूरेटिव जो है प्लानिंग पे लगा सकते हैं, बट एट द सेम टाइम वी शुड नो दैट डिकम्पेंसेटेड लिवर डिजीज अगर हो गई है तो दिस पेशेंट इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव वेरी लॉन्गर अनलेस ट्रांसप्लांटेड. सो ये एस्पेक्ट भी याद रखना होता है पेशेंट का. तो उसको पैलिएटिव केयर से रिलेटेड उसकी जो है सेशंस होने चाहिए. बट एज द डिजीज प्रोग्रेसेस और डिकम्पेंसेशन एपिसोड्स बढ़ते हैं, रिकरेंट एडमिशंस बढ़ते हैं, with the passage of time we give more and more time to planning and executing the palliative care. ठीक है ना? And then would be the hospice care which is not available. And the palliative care does not end with the death of the patient, because it is the care which has to be given to the family as well. क्योंकि एक potentially life threatening illness के साथ मरीज के साथ रहना साल या 6 महीने ये जानते हुए और उसको रिकरेंटली हॉस्पिटल में लेके आना, मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन देखना, देयर इज लॉट के फैमिली भी बहुत सफर करती है इस दौरान. एंड देन बेरीवमेंट पीरियड पे जो अच्छी पैलिएटिव सर्विसेज होती हैं दे ऑफर this to the family as well, because it is treating a whole person with their family. This is what the model of the palliative care is. So remember that जब हम cirrhotic patients एंड स्टेज लिवर डिजीज के पेशेंट्स की बात कर रहे हैं
तो we are talking about the palliative, but we should continue with whatever best we can do to prolong the life. और उसकी primary illness को जो cause of the liver disease है, say for viral hepatitis है, तो we do best कि हम वायरल हेपेटाइटिस की ट्रीटमेंट, पैलिएटिव केयर का मतलब ये नहीं है कि फिर हम उनको एंटीवायरल ट्रीटमेंट वगैरह के दरवाजे सब बंद हो जाने चाहिए उसके लिए. दैट शुड कंटिन्यू वेयर द फीजिबल फॉर द पेशेंट एंड सूटेबल एंड पेशेंट कैन टॉलरेट, लेकिन एट द सेम टाइम उसको पैलिएटिव केयर भी होना चाहिए. बट द टाइम कम्स व्हेन वी से कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है इन टर्म्स ऑफ क्यूरेटिव. ये कह देना पेशेंट को कि अब कुछ नहीं हो सकता, इट इज नॉट जस्टिफाइड, इट्स नॉट एथिकल टू द पेशेंट. एक मरीज है, शायद वो महीने 2 महीने के बाद ना हो आपके पास, लेकिन अगर उसको पेन हो रहा है तो पेन तो हम रिलीव कर सकते हैं ना. वी हैव गॉट ऑप्शंस टू रिलीव द पेन. अगर उसको डिप्रेशन है तो हम एंटी डिप्रेशन देके उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बेहतर कर सकते हैं ना. अगर उसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की जरूरत है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही हैं, वो तो हम करेक्ट कर सकते हैं ना. अगर किसी की फीडिंग के इश्यूज हैं तो हम फीडिंग के लिए तो ऑप्शंस उसको दे सकते हैं ना. चीक का पेशेंट है, निगल नहीं सकता है, वी कैन हैव दैट पैक टू प्लेस के वजह उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स तो पूरी होती रहे. दिस इज ऑल द पैलिएशन इज कि जहां आपको नजर आए कि आप डिजीज को क्यूरेटिव इंटेंट से कुछ नहीं कर सकते, वहां आप ये जरूर दें, पेशेंट को होप जरूर दें कि हम आपके लिए कर क्या सकते हैं. ठीक है, कैंसर है, उस कैंसर को नहीं ठीक कर सकते, लेकिन उस कैंसर की तकलीफ को तो आप ठीक कर सकते हैं ना. उससे रिलेटेड जो मरीज को तकलीफ है वो तो आप ठीक कर सकते हैं ना. तो दैट्स हाउ वी शुड लुक दीज पेशेंट्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पैलिएटिव केयर. एडवांस केयर प्लानिंग जो है, एडवांस केयर प्लानिंग के अंदर जो है पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी है. इसमें काफी हद तक एजुकेशन और काउंसलिंग पेशेंट और उसकी फैमिली की हमें करनी होती है. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इलनेस क्या है, प्रोग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं पेशेंट के पास, कौन से क्यूरेटिव वाले हैं, कौन से हमारे पास थेरेप्यूटिक ऑप्शंस हैं फॉर द पैलिएशन. और ये याद रखिएगा कि पेशेंट के अगर आपके पास थेरेप्यूटिक ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ क्योर नहीं है, बट पेशेंट की जो तकलीफ है उसको कम करने के लिए हमारे पास यकीनन कोई ना कोई ऑप्शन होगा. व्हेन वी शुड कीप लुकिंग दोस ऑप्शंस. सिम्टम मैनेजमेंट है, मरीज की तकलीफ क्या है. अब हमारे पास पेशेंट सीरोटिक आता है, हम तो लेके जी अब ये पेटिकन कैप में चला गया तो जनाब इसको ये दवाएं दे दो, वो दवाएं दे दो, ये एनीमा दे दो, फलाना दे दो. मरीज कहता है भाई मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो बेहोश था, मुझे तो तकलीफ ये हुई थी कि मेरे तो जिस्म में दर्द हो रहा था, मैं तो दर्द नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था, उस दर्द की शिद्दत से मुझे खाना पीना नहीं हो रहा था, पानी नहीं पिया जा रहा था. या पेशेंट को जो है वो सीवियर डिप्रेशन चला गया, तो खाना पीना बंद कर दिया था, उसकी वजह से पेटिकन कैप में चला गया था. तो दिस इज व्हाट पेशेंट के सिम्टम्स को पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच के साथ जो है ना देखना होता है हमें. एंड देन सोशल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पेशेंट के हमने एड्रेस करने हैं. डिसीजन मेकिंग जो है पेशेंट की, उसकी फैमिली को साथ में लेके कि व्हाट बेस्ट डिसीजंस, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर साहब जो आपको अच्छा लगे वो कर लें. This is to के हमारे जो patients हैं they are very much dependent on us in their medical decision making, but we should do best कि हमें अपने patients को और उसकी family को जो है informed decisions लेने में help करनी चाहिए. Patient centered goal है. आपके पास patient आ रहा है liver disease का जो कि hepatic encaph में है, थोड़ा सा improve होता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे तो मसला ये है कि मैं वॉशरूम जाता हूँ तो मुझे चक्कर आता है. अब उसके लिए वो चक्कर ठीक करना है. दैट्स व्हाट देयर इज गोल इज कि मैं वॉशरूम आराम से जा सकूं, मुझे वॉशरूम के लिए किसी को ना बुलाना पड़े कि भाई मुझे वॉशरूम में हेल्प करो, या मुझे दिस इज व्हाट द पॉइंट इज कि आप पेशेंट का जो उस वक्त बड़ा मसला है उसको, उसके लिए आप कोई एक्शन प्लान बनाएं, उसके लिए कोई टाइमलाइन सेट करें पेशेंट के साथ बैठ के, चलें ठीक है इस हम काम करना शुरू करते हैं. दिस इज व्हाट द रोड मैप फॉर इम्प्रूवमेंट इज. फॉर एग्जाम्पल अगर एक सीरोटिक पेशेंट है, उसको वीकनेस की वजह से उठ नहीं से बैठ नहीं सकता, वो कहता है जी बाहर मुझे लॉन में बैठ के चाय पीने का शौक है, मुझे चाय नहीं पी सकता, मुझे कमजोरी इतनी होती है. ठीक है, मेक ए प्लान क्या किस तरह हम फिजियोथेरेपी कराएं, किस तरह उसकी जो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज को करेक्ट करें कि उसकी मसल स्ट्रेंथ बेहतर हो और वो ये गोल अचीव कर सके. एंड दैट्स हाउ इज क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी बेटर. अब उसकी बीमारी अपनी जगह रही, लेकिन आपने एक गोल जो उसने आपको बोला कि मुझे ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये कर लूँ, उसके ऊपर आपने उसके साथ मेहनत की और उसके साथ उसमें काम किया. कूपिंग ऑफ द मरीज के कूपिंग स्किल्स क्या हैं, वो किन चीजों से अपने आप को जो है वो कूप करने की कोशिश कर रहा है. एंड देन कोऑर्डिनेशन ऑफ द केयर. मरीज आप कई दफा सीरोटिक पेशेंट हमारे पास आता है, जनाब जीए फिटनेस दे दें डॉक्टर साहब. जीए फिटनेस में क्यों देते हैं भाई? एंड स्टेज लिवर डिजीज है, उसको साइटिस हुआ है, उसको चाइल्ड सी सिरोसिस है, उसका मेल्ट स्कोर शायद 20-21 होगा, और वो जीए फिटनेस ले आया कि जी मुझे ये जो हर्निया हुआ है ना, इसको मुझे ऑपरेट कराना है.
नाउ दिस इज, उसको किसी सर्जन ने बता दिया है कि नहीं जी इसको मैं ऑपरेट कर देता हूँ, तो दैट इज वेयर वी हैव टू डिस्कस कि भाई हाउ डिस्ट्रेसिंग इज फॉर द पेशेंट। ये हो सकता है कि उसकी लाइफ के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट हो, देन वील हैव टू मेक अरेंजमेंट और वी हैव टू मेक इन्फॉर्म्ड अरेंजमेंट कि भाई उसका रिस्क क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, और ये तो मैं तो हो नहीं सकता है इसका, और अगर ये इसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस क्या है इसको कम करने के। लेकिन अगर उसको ये पता ही नहीं है कि उसकी जो है लिवर डिजीज जो है वो इतनी एडवांस है कि वो बेहोश होता है तो उसके बाद होश में नहीं आएगा, और वो लेके इस हर्निया को जो है सिम्टोमेटिक है खाली डिसफिगरिंग है उस पर परेशान है, तो दिस इज होल के पेशेंट को समझाना, एजुकेट करना, उसके डिजीज की प्रोग्नोसिस बताना। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला स्टेप था कि अंडरस्टैंडिंग पेशेंट को है भी या नहीं कि उसकी जो बीमारी है वो कहाँ जा रही है, वो हर्निया लेके घूम रहा है उसको ये पता है वो लिवर फेलियर का पेशेंट है। तो दिस इज वेयर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द केयर कम्स कि भी पेशेंट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है और उसकी जो मुख्तलिफ व्यूज दे रहा है वो केयर जो है उसकी कोऑर्डिनेटेड हो ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। सो दैट्स हाउ इसके अंडरस्टैंडिंग के भी पेशेंट फैमिली उसके सरोगेट मेंबर्स जो कि इमीडिएट फैमिली नहीं हो लेकिन उसके बिहाफ पे डिसीजंस ले सकते हो। ये हमारी जो है ना वो काफी कम हो गया, लेकिन पुराने जमाने में तो बड़ा होता था कि गांव के बड़े हैं या खानदान के कोई बड़े हैं, वो इमीडिएट फैमिली मेंबर नहीं है लेकिन वो डिसीजन ले रहे होते हैं कि वो बताएंगे तो हम करेंगे। और अभी भी बहुत सारी फैमिलीज में इस तरह से हो जाता है कि नहीं जी फलाने साहब आएंगे तो वो बताएंगे कि हमारे खानदान के जी बड़े हैं, हमारी बरादरी के जी बड़े हैं, वो इन चीजों को आइडेंटिफाई करना फिर उन लोगों के साथ जो है केयर प्लान बनाना अपना, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, पेशेंट की जो ट्रेजेक्ट्री है वो डिस्कस करना कि हाउ पेशेंट्स डिजीज इज बिहेविंग, उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, पेशेंट्स के इश्यूज क्या क्या हैं, फिर सिम्टम्स जो हैं। अब व्हेन वी टॉक अबाउट लिवर डिजीज, patient may have got intractable ascites, patient may have got recurrent variceal bleed, encephalopathy, pruritus, dyspnea या fatigue है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है, एनोरेक्सिया, वेट लॉस। सो वो जो सिम्टम्स उस वक्त जो पेशेंट को है उनको हम एड्रेस करें एंड देन वी मूव अलोंग कि भाई पेशेंट की जो डिजीज है वो तो अपनी जगह चलेगी लेकिन एटलीस्ट उससे रिलेटेड जो डिस्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट है उसको हम एड्रेस करें। ठीक है, सोशल और कल्चरल वी हैव टॉक्ड अबाउट डिसीजन मेकिंग के भाई कॉग्निटिव फंक्शन और इंडिविजुअल है। लिवर डिजीज की जब हम बात कर रहे हैं पेशेंट में भी इन हेपेटिक इनकम मिनिमल हेपेटिक एन्केफेलोपैथी वो ले ही नहीं सकता वो अपना डिसीजन आपके। अब उसमें अगर वो ये कह रहा है तो शुड वी बी ऑनरिंग और वी कैन कॉल द फैमिली और द सरोगेट डिसीजन मेकर्स जो भी उसने आइडेंटिफाई पहले किए हैं कि उसके लिए क्या बेस्ट है, क्योंकि ये जो डिजीज का कोर्स है ये चेंज होता रहेगा और वो चेंज होता रहेगा उसके अकॉर्डिंगली। जब व्हेन वी टॉक अबाउट पैलिएटिव केयर और एक्शन एडवांस केयर प्लान वो चेंज होते रहेंगे टाइम टू टाइम। एक पेशेंट जिसको पिछले 1 साल में कोई डिकम्पनसेशन की एपिसोड नहीं हुई थी वो आपके पास किसी भी एक डिकम्पनसेशन की एपिसोड के साथ आता है, उसका एक्शन प्लान डिफरेंट होगा उससे कि जिसको पिछले 3 महीने में 3 एडमिशन हो चुके हैं मुख्तलिफ जो है डिकम्पनसेशन की एपिसोड से। सो इट इज अ डायनामिक प्रोसेस एंड इट विल कीप ऑन गोइंग विद द पेशेंट्स प्रेजेंटेशंस। फिर एंड पेशेंट्स सेंटर्ड जिसके ऊपर हमने बात की भाई पेशेंट का जो प्राइमरी प्रॉब्लम है, अब अगर वो उसके लिए वो हर्निया इंपॉर्टेंट है तो वी शुड डिस्कस कि हाउ वी कैन रिड्यूस दैट हर्निया विदाउट गोइंग इनटू द सर्जरी। कि भाई हमारा डायरेटिक ऑप्टिमाइज कर देते हैं हम जो है पेशेंट को जो है बेल्ट वगैरह कोई दे देते हैं जिससे हम उसके सिम्टम को जिस जो उसके लिए डिसफिगरिंग है कि वो डिसफिगरिंग है तो हम उसको बता सकते हैं कि दे कैन वियर अ बेल्ट दैट वुड कंप्रेस दिस एंड मे नॉट बी विजिबल टू द पब्लिक। तो दिस इज हाउ कि भाई पेशेंट के जो इश्यूज हैं उसके जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें उसको ये नहीं है कि हम कहेंगे नहीं जी नहीं ठीक है ब्लैक हर्निया कौन सी ऐसी बड़ी बात है यार, लिवर फेलियर इतनी बड़ी बीमारी है तुम इसके लिए परेशान हो रहे हो, जाओ। this is what we at times tend to do as well and we have to ignore that the patient का जो issue है उसको आपने address करना है no matter what the patient's prognosis is, or you should use your knowledge and your capacity to reduce the patient's concern related to whatever the complaint he have। एंड कूपिंग मैकेनिज्म क्या है, उसकी फैमिली किस तरह से केयर गिवर्स किस तरह से कूप कर रहे हैं विद द स्ट्रेस एंड ऑल दैट एंड द कोऑर्डिनेशन वी हैव टॉक्ड अबाउट अ बिट एंड उसकी कम्युनिकेशन जो है वो दैट शुड बी क्लियर। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस आम तौर पे व्हाट वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट लिवर डिजीज दिस सबसेट ऑफ दीज पेशेंट जो अर्ली डिजीज वाले होते हैं वी वांट देम एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग टू दैट जो है ना राइट साइड ऑफ दिस
But today we are talking about these patients with CTBC, or patient may have developed HCC or end-stage liver disease. ये जो पेशेंट्स हैं इनका मैनेजमेंट प्लान क्या होगा जब वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेजेंट करते हैं. दिस आर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेजेक्टरी ऑफ द डिजीज के पेशेंट जब ऑर्गन फेलियर के साथ होते हैं तो वो ग्रेजुअली जो है दे कम डाउन, और इन बिटवीन उनको एपिसोड्स ऑफ डिकम्पनसेशन होती है एंड दे कम बैक बाउंस बैक अ बिट एंड देन ओवर अ पीरियड ग्रेजुअल डिक्लाइन होती है, फिर एक सडन डिप आता है एंड देन दे में बाउंस बैक. लेकिन ओवरऑल it goes down over a period of time. But in the patients with a liver disease, there is an option in which we can change this trajectory completely, and that is the liver transplant. But even in these patients, I have talked about, very few of the patients with liver failure actually get liver transplanted. So and all those who do get liver transplanted, हमारे यहाँ क्योंकि living donor है, वो transplant wait list का concept नहीं है, लेकिन बाहर क्योंकि वेट लिस्ट होती है तो उस वेट लिस्ट के दौरान पैलिएशन हैज टू बी कंटिन्यूड. क्योंकि मैंने जिस तरह से बात की थी कि 25% ऑफ दीज पेशेंट्स इवन ऑन द वेट लिस्ट मे नॉट गेट ट्रांसप्लांटेड. So decompensated liver disease की जो decompensation है, what is actually what defines them, the decompensation, advanced liver disease या liver failure. This is a varicose hemorrhage when they develop ascites, when they develop spontaneous bacterial pattern or hepatorenal syndrome or hepatopulmonary syndrome, hypoxia, dyspnea, or when they develop HCC. These are defined in any chronic liver disease. If these are none of these are present, it is compensated liver disease. If any of these are present in a cirrhotic patient, this is called a decompensation. With every decompensation, there is a significant decline in the potential survival of this patient, और mortality जो है risk है patient का बढ़ जाता है. And there are predictors of this mortality. MELD score is well known for it, and you can see that with 20 MELD score, the survival, 3-month survival may be well above 90%, but MELD score at 30, it may be somewhere around 50%. And 35, it may be less than 40% survival. So जो MELD score है, that is a very good predictor, और इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ rocket science नहीं चाहिए होती. With traditional MELD, we need bilirubin, INR, and creatinine. For MELD sodium, we need additional sodium, and that can give you a simple calculator with a smartphone can give you the MELD score, and you can very easily predict 3-month mortality or 1-year mortality based on that. And then there is another score which is even projected to be better, that the CLEF C score or ACLF score, in which again bilirubin, creatinine, and renal replacement therapy, that's what required for the MELD as well, and West Haven if the patient is hepatic in CAF or not, INR, mean arterial pressure, or oxygen supplementation, that is organ failure. That gives you CLIF score, total score of 2 or 3, is a very high risk of mortality, more than 70% in this case. I've just for an example filled these. If you go through the bilirubin of 3, creatinine of 2, INR of 2, and mean arterial pressure of 70, with SpO2 of 91, 60% FiO2, oxygen supplementation, that comes to the CLIF score of 2. And for probable mortality is 16% at 1 month, 30 day, and 1 year it is close to 50%. Probability of dying is 40%. Chances of this patient may not survive beyond 1 year. So this is how there are these calculators which are available online, we can use in our patient and predict the prognosis before setting up any palliative care. These prognostic scoring has to be done before, so that you can talk to the patients. Coming to the today's topic, now I've just set the scene for the you have to think over the basic background of the palliative care. कि जब ये पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जो लिमिटेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ हैं, शायद 3 महीने, शायद 6 महीने, शायद 1 साल, हाउ वी आर गोइंग टू प्लान इट. जैसे मैंने बात की कि एक पेशेंट जिसको पिछले 1 साल में कोई डिकम्पनसेशन की एपिसोड नहीं हुई थी, 1 साल पहले उसको SBP हुआ था और JF रीड हुआ था, उसकी बैंडिंग हो गई थी, और उसके बाद पूरा साल उसको कोई
नहीं हुई और अब पेशेंट GI ब्लीड के साथ आया है, उसकी मैनेजमेंट फर्क होगी उससे जो पिछले 3 महीने में 3 दफा GI ब्लीड के साथ एडमिट हो चुका है या SBP के साथ एडमिट हो चुका है या इंट्रैक्टेबल असाइटिस है जो कि वो ठीक ही नहीं हो रहा है। सो दिस इज होल द होलिस्टिक पिक्चर आपको रखनी होती है। बेसिक प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट वही रहते हैं। GI ब्लीड की मैनेजमेंट सिरोसिस के अंदर डिफरेंट नहीं है, बट एवरी डिसीजन हैज टू बी जस्टिफाइड कि पेशेंट को उसका बेनिफिट है या नहीं है, और पेशेंट के साथ डिस्कस होना है कि भाई ब्लीड है तो ब्लीड अगर होती है तो हम कैसे मैनेज करेंगे, किस हद तक हम जाएंगे, कितना एडवांस केयर हम जाएंगे पेशेंट को, क्या हम उसको टिप्स तक भी जाएंगे, क्या हम इस पे हर GI ब्लीड के ऊपर उसको एंडोस्कोपी करेंगे, क्या जब हम एब्ल्यूट्रेट कर चुके हैं वेरिसेस और उसके पास गेव आप 3 महीने पहले वाली एंडोस्कोपी पे डायग्नोस कर चुके हैं और उसके बाद फिर अब 3 महीने बाद जब आता है एंड स्टेज लिवर डिजीज का पेशेंट HCC का, क्या उसकी एंडोस्कोपी करना चाहेंगे आप या उसको खाली आयरन सप्लीमेंट के ऊपर रखना चाहेंगे। दिस इज ऑल की जो बेसिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो सेम है। GI ब्लीड की कोई अलग मैनेजमेंट जो है नहीं होगी पैलिएटिव केयर की, लेकिन हाँ किस लेवल पर इंटरवेंशन करेंगे, किस लेवल पे हम रुक जाएंगे। बेसिक जो ABC होती है ब्लीड की वही है कि आप जैसे भी कोई भी ब्लीड का पेशेंट आएगा, यू नीड टू हैव IV एक्सेस unless it is a terminal bleed. Terminal bleed I will just discuss that briefly that as well. ये जो terminal bleed होती है क्या होती है after going through this कि IV access आप देते हैं, volume replace करते हैं, that volume has to be with the crystallite initially and then the blood products replace. blood products के अंदर भी palliative care है। वैसे भी cirrhotic patient में हम 8 से ज़्यादा 8.5 से ज़्यादा target नहीं करते, 7.5 is good enough। अगर इतना है तो we don't need to push too much to the patient कि आप दें। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स अगेन अगर आप समझ रहे हैं कि पेशेंट प्लेटलेट इतने कम है कि वो ब्लीड कर रहा है, यस इट मे बी अगेन कितना एडवांस पेशेंट पे आपने जाना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कितनी सिवियरिटी ऑफ द ब्लीड है और क्या पेशेंट ब्लीड से मरेगा अगले 2 दिनों में या ये पेशेंट जो है वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से भी इम्प्रूव कर सकता है। वी कैन सस्टेन दिस पेशेंट की इतनी सिग्निफिकेंट ब्लीड नहीं है, वी कैन बी सस्टेन। सो ये सारे डिसीजंस हैं क्योंकि we know this patient have got very limited life expectancy, we don't want to intervene too much that may harm the patient or the family may have to be in a difficult position। रात को 3 बजे इधर से उधर भाग रहे हैं वो नेगेटिव ब्लड लेके, जब आपको पता है कि वो वैसे भी एडवांस HCC का पेशेंट था, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी शायद महीना 2 महीना वैसे भी नहीं थी और रात को 3 बजे सारा का सारा खानदान वो नेगेटिव ब्लड ढूंढ रहा है कि जी जल्दी जल्दी लेके आओ जल्दी, और उसको हुआ थोड़ा सा 50-60 ml ब्लीड हुआ था, 2 हफ्ते पहले का हीमोग्लोबिन भी 7 था और अभी भी हीमोग्लोबिन जो है 6.8 है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि पेशेंट का कितना इंटरवेंशन आपने करनी है। आपने जो स्टेप आप ले रहे हैं, हमने बोला फर्स्ट स्टेप इंटरवीनस एक्सेस है, क्रिस्टलाइट से अगर उसका BP मेंटेन हो गया, HB ड्रॉप नहीं किया, अभी में मेडिकल केयर दे के उसको वेट कर लें, ट्रांसफ्यूजन भी होल्ड कर लें, शायद बहुत ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन की जरूरत ना हो क्योंकि ब्लड लॉस इतना नहीं हुआ है, एंड वी मॉनिटर दिस पेशेंट कंजर्वेटिवली। नेक्स्ट इज O2 सप्लीमेंट ऑक्सीजन। अगर ब्लीड करता है तो जनरल केयर यही है कि ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन है। बहुत सी दफा पेशेंट डिसाइड ये करता है कि जी मैं हॉस्पिटल नहीं आऊंगा, घर के ऊपर जो है मैक्सिमम केयर दी जाए। दैट्स वेयर द प्राइमरी केयर फिजिशियंस आर इम्पोर्टेंट कि दे मे प्ले अ रोल एज ए पैलिएटिव केयर एट होम फॉर दीज पेशेंट्स जो उनके प्राइमरी फिजिशियंस हैं नियर बाय। एंड ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन वगैरह अब जिस तरह अभी कोविड के अंदर हम मैनेज कर रहे हैं, बहुत सारे घरों में लोगों ने सिलेंडर्स और कंसंट्रेटर रख लिए हैं टू मैनेज दीज क्योंकि प्रोलॉन्ग ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कैन प्लान फॉर दीज पेशेंट। जो एडवांस केयर प्लानिंग होती है उसके अंदर ये सारी चीजें हम पहले से डिस्कस कर चुके होते हैं कि भाई अगर ब्लीड कर जाएगा तो हम कितना जो है एडवांस उस पर जा सकेंगे, उसके लिए क्या चीजें। अगर पेशेंट कहता है नहीं जी मैं तो घर पे रहना चाहूंगा अनलेस कि भाई बहुत ज्यादा हो जाए, अच्छा ठीक है भाई घर पे आप ये चीजें अरेंज करके रख लें पहले से। ऑक्सीजन कैन बी गिवन। Antibiotics again, IV antibiotics can be given at home as well, or patient wishes to be treated at home for these फिर PPI देना, again it's no harm in giving in any patient with any stage of the disease. PPI has to be given. Antibiotics, infection is one treatable short term mortality वाला cause है, उसको आप treat कर लें तो उसकी mortality में reduce to 60% in GI bleed with infections. Splanchnic vasoconstrictor आपके पास terlipressin और octreotide अवेलेबल है, that can be used as a medical therapy in certain patients. तो ये जो बेसिक मैनेजमेंट है GI ब्लीड की उसके ऊपर हमें देखना होता है। एंड एंडोस्कोपी, नाउ दैट इज वेयर वी हैव टू लुक इनटू कि एंडोस्कोपी कितनी वारंटेड है इस पेशेंट के अंदर।
मैंने कहा ना, जिस पेशेंट में जो पिछले 1 साल में कोई ब्लीड नहीं हुई है और या फर्स्ट एपिसोड है ब्लीड की, उसको ठीक है, पहले रिकम्पनसेशन हुई थी, एसबीपी में भी चला गया था पेशेंट, हेपेटिक कैफ में भी गया था, लेकिन पिछले 3 महीने या 6 महीने के अंदर उसको कोई दोबारा रिकम्पनसेशन नहीं हुई है, वो एक डिफरेंट केस है। और वो एक केस जो कि जिसको पिछले 3 महीने में 3 या 4 रिकम्पनसेशन के एपिसोड हुई है, उसकी वजह से रिकरेंट एडमिशन हुए हैं और एंड स्टेज लिवर डिजीज भी है, उसमें डिसीजंस डिफरेंट तरीके से हैं। And these steps has to be discussed in the advanced care plans as well. Complications of these infections can be for hepatic encaphalopathy, renal failure, and these can happen. So basic to management है, that remains the same for the GI bleed, but for this how advance और intervention कितनी advance हमें करनी चाहिए इस patient में, that we have to discuss with the family and the patient when we look into things in the palliative care. Patient शायद ये मरता है कि नहीं जी बस एंडोस्कोपी मैंने 6 पहले करा ली, अब मुझे कोई एंडोस्कोपी नहीं करानी। आप बाज़ औक़ात ऐसा सोचते हैं कि भाई इस एंडोस्कोपी से क्या फ़र्क पड़ेगा, एक एडवांस जो लिवर डिजीज़ का पेशेंट है, ये 3 महीने के अंदर 6 दफ़ा एडमिट हो चुका है हेपेटिक कैफ के साथ, इसको एंडोस्कोपी करके क्या करेंगे, इसको हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर लेते हैं, अगर ये सर्वाइव करता है तो फाइन विद दैट। सो दिस इज ऑल वी हैव टू लुक इनटू विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैलिएटिव केयर। सो we have to remember that you have to assure your patient that you matter to the last moment of your life, and we will do all we can, not only to help you die peacefully, because we have to accept it. Everybody, me and you, will die someday. Death is not a failure. Death is the fact of the life. Whosoever takes breath will stop breathing someday. So we have to accept that, but we will do best to live until you die. That's what the saying for the palliative care. Thank you very much for the time. I will just stop share here, and we have got a case to discuss as well. Yes, should I share the screen? Dr. Verda, are you there? Ji, Uzair, you can start sharing the screen. Dr. Verda, you're there, otherwise I can go through the history. Uzair, आप screen share करें. Hello. Yes, Dr. Verda, if you can quickly go through the case, then we'll have Yes, a brief sir. discussion over that. Okay, sir. Should I start? Yes. Okay, we have a case of 60-year-old male, C positive, cirrhosis with advanced hepatocellular carcinoma for 1 year, presented to us with hematemesis and melena for 1 day. EVL was done in 2018. On examination, muscle wasting and pallor was present. His BP was 90/60, heart rate was 104 beats per minute, and moderate to severe ascites is present. His lab investigations are HB is 7.6, platelets are 76, TLC is 4.5, PTINR ratio was 18/2, bilirubin was 2.8, albumin was 2.4, AFP was 393619, urea was 131, and creatinine was 0.8. On ultrasound abdomen, there is ascites, CLD, and multifocal hepatocellular carcinoma. On CT abdomen, there is multifocal hepatocellular carcinoma, splenomegaly, ascites, portal hypertension, and metastatic retroperitoneal lymphadenopathy. Now my questions are, what should be the first line of management here? And should he be admitted in ICU? Patient appears very weak, emaciated. Would endoscopy be of any benefit? And what about blood transfusion? Thank you, ma'am. Let me just sum up here. I mean, ये एक ऐसा सिनारियो है जो हम देखते हैं और we are fortunate to have Nadeem Tehami here also amongst us. तो मैं उनसे भी पूछूंगा और उसके बाद विजिशान से भी पूछेंगे. बेसिकली एडवांस लिवर डिजीज है, कैंसर है, मेटास्टेटिक है, सीटी स्कैन उसका कुछ अर्सा पहले हुआ था जिसमें आपने देखा है कि उसकी मेटास्टेसिस, इमेसिएटेड पेशेंट, वेरी वीक. टाइम जब हमारे पास आता है तो वो एक सारा कनेक्शन जो फैमिली के साथ होता है जनरली वो लैकिंग होता है. तो द क्वेश्चन इज हम उसको कैसे मैनेज करें. जी नदीम, आई वुड लाइक टू हैव योर टेक and then we will go. देखिए,
it was a very nicely summarized by Zishan, and I think the two key things in a palliative care are communication with the patient and the patient's relative, and I think it's probably very challenging in Pakistani environment, जहाँ पे आपके पास कुछ social, religious और cultural norms ऐसे हैं कि patient और उनकी family को counsel करना काफी मुश्किल हो जाता है. तो अगर if you have established a rapport with the patient, obviously that's you start building that rapport from the time the patient is brought in to the either ER or to your outpatient department. So if you have established a good rapport and then you're able to communicate effectively with the team, then I guess decision making will become a lot easier. होता ये है कि चूंकि एक busy environment में busy आपकी clinical practice में you don't have enough time to spend time required to establish that rapport. So I think that's where most of us struggle. तो पहली चीज होगी. दूसरी चीज जैसे I think Zishan ने is very nicely elaborated कि हमारा role as a physician, surgeons या कोई भी किसी भी discipline से हो is to ensure that patient is comfortable. Now अगर MI का patient आ रहा है तो पहले हम उसको clot busting drug नहीं देते. पहले आप उसको morphine या जो भी strongest analgesic available होता है वो आप देते हैं. Why? Because you want to make sure that the patient is comfortable. So whether we are able to cure a patient or not, it is important that we are able to alleviate their suffering, or whether we so that is very important. So इस case में जो आपने case establish किया है, तो इसमें I think it's very it's all those interventions are going to be futile. So do we really want to spend our time in sending a patient to intensive care and subjecting a patient to an invasive procedure? It's very easy here because I think I'm sure जब लोगों को आप बताएंगे तो people tend to understand it very easily. लेकिन शायद आपके circumstances में बहुत मुश्किल होता है. लेकिन it all comes down to the communication skill. As far as management is concerned here, I think I would not intervene. लेकिन एक अगर if you may allow me to ask a question, Zishan, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी नदीम. Zishan, मेरा सवाल आपसे ये था, जो palliative care in upper GI bleeding, आप tranexamic देंगे मरीज को या नहीं देंगे? Tranexamic acid. That is a very good question. In fact, the slide got missed from my presentation. Recently, जो अभी data publish हुआ है Lancet में halted trial का, और we were part of that trial. We enrolled 296 patients in that trial, and the trial came negative in terms of any kind of benefit in GI bleed, and that substantially, because that was a trial of over 12,000 patients, and they enrolled all upper GI bleed patients, some of the lower GI bleed as well, and it concluded thoroughly and substantially that tranexamic acid in GI bleed patient does not prolong life, does not prevent complications of GI bleed, and it have got no role. So that's because before that it kept on coming up and down, but it is conclusive evidence now with a randomized controlled trial, a very large randomized controlled trial, and that proved to be ineffective. Though still, before this trial, when we see the literature, there were some recommendations that may get benefit or may not get benefit. But in the light of this halted trial, I would say it doesn't get any benefit to the patient. अच्छा, अब मैं अगर if I am a person with an academic background and I, God forbid, have to bring one of my ill relative who's suffering and you have decided not to intervene in endoscopy, मैं आपको कहता हूँ डॉक्टर साहब, दुनिया में जो क्रिटिसिज्म हो रहा है स्टडी के ऊपर, वो क्रिटिसिज्म इस पे हो रहा है कि ये वाहिद स्टडी है जिसमें आफ्टर इंग्लैंड मैसिव कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान से आई है, और पाकिस्तान से इसलिए आई है, ये इतना बड़ा ट्रायल है जो कि इंसेंटिवाइज था. For every single patient that we started recruiting, we were getting £1,000, which is why obviously people start withdrawing from the trial, and which is why there was a lot of less contribution from majority centers of the world other than Pakistan or UK, जहाँ से वो trial initiative हुआ था. मेरा loved one है, my loved one is suffering. He's not, you won't be able to control his bleeding. However, he's bleeding. You're not going to be doing an endoscopy. Why can't you give him tranexamic acid?
which is proven to stop bleeding. What are your concerns? Thromboembolism? That's fine. He has to die, but I don't want him to die whilst bleeding. So how could you control a bleeding in a dying patient without doing an endoscopy? Now, the point is that medical management, even if this patient is dying, I would prepare them not in ICU care, because again, that is not a very comfortable place for the patient, and the patient where we know that these efforts would be futile. ICU is not the place this patient should be admitted. Yes, they should be admitted in general ward where the family should be around, and we would give the medical treatment. The question of tranexamic acid of not being beneficial in stopping the bleed, yes, there may be criticism over the trials. We didn't get that much amount as they were offering UK. That is a surprise to me, because we get only 25 pounds for each patient. That's all we had. Anyway, what this trial did prove that it does not have any significant risk as well. As on the other way, that thromboembolism was not a significant risk as well as a complication of giving it. So that question of giving because it's no harm and what may get benefit would continue to have, but we would treat this patient with the fluid management and the medical management that would include vasoactive drugs as well. That's what my plan would be. Transfusions, again, we'll have to see how much of amount they lost, and do we really need to transfuse these patients with 7.5 HB to begin with. We'll monitor and looking into the estimation, clinical estimation. That is, tranexamic acid would remain a question, as I said, that there would be, because this has just been 15 days back, the results have been proven. But overall, the mortality remains, even in Pakistan, you see in this trial, the overall mortality across the world was 9.3%. In Pakistan, it was 9.8%, something like that. So yes, the 25% of the patients actually were enrolled from Pakistan. The 3,000 plus patients which were enrolled in Pakistan out of those 12,000 patients. जी, बहुत शुक्रिया. Thank you. Thank you. Okay. We have a question from Dr. Jamna Das. Dr. Jamna Das, आप मेरे ख्याल में I can see it on chat. If you can ask the question, what you really want to ask, आप unmute कर लें. Uzair, can you help him? Sir, can you hear me? जी हम सुन सकते हैं आपको. जी, Sir, can you go ahead. Dr. Zishan साहब से सवाल है कि if the patients have the IBS in the prolonged period of the disease, the medication, they give the impression of the symptoms of the liver disease. Have you come across the IBS patients who develop the liver disease in chronic, in prolonged period? IBS is a prolonged illness itself, but I didn't get actually is it related to the medications given in IBS liver illness, liver injury, or you're talking about a concomitant liver illness in IBS? आपका सवाल मैं एक्चुअली बड़ा क्लियर नहीं हो सका. मैं आई एम सॉरी कि आप जो IBS में हम दवाएं. सर जी बोल सर, ये पेशेंट जीशान साहब ये IBS के मैंने आपके लेक्चर भी अटेंड किए थे. आपको याद होगा कि एक केस में उसमें ये होता है कि प्रोलॉन्ग केसेस होते हैं कि कोई भी कभी क्या सिम्टम्स डिस्कम्फर्ट के और GI सिम्टम्स के, वो उनको मोस्ट ऑफ द डिजीजेस मेडिकेशन दी जाती है. तो वो जो पेशेंट होते हैं वो साइकोसोशल और साइकोलॉजिकली भी डिप्रेस्ड होते हैं, बार बार उनको डिस्कम्फर्ट होता है GIT का. तो वो प्रोलॉन्ग पीरियड पे इतनी मेडिकेशन खाने से और उस सिम्टम्स की वजह से वो लिवर डिजीज डेवलप कर सकते हैं या करते हैं. हैव यू कम अक्रॉस दैट? माय क्वेश्चन इज दैट. मोस्ट ऑफ द मेडिकेशन जो हम देते हैं IBS के ट्रीटमेंट में, वो लिवर सेफ होती हैं, उनकी लिवर इंजरी रिपोर्टेड नहीं है बहुत ज़्यादा. जो IBS के अंदर हम स्पैस्मोलिटिक्स दे रहे हैं या PPI दे रहे हैं या जो दवाएं देते हैं, उन ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी तो उसमें कहीं बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड नहीं है. लेकिन yes, these patient, any patient can have liver disease and they can have a separate liver illness in that case. Right, sir. Thank you very much. Thank you very much. Asad Saab, thank you. Zishan Saab, thank you. Thank you.
Thank you, Zishan. Thank you for a very nice presentation, and Dr. Varda for your case. I think it's about time. So just to quickly remind all of you, we will be meeting again on 22nd of July at 10 p.m. Professor Adil Bhatt will be talking about COVID-19, and it is something about treatment, what to use in treatment and what not to use in treatment. So that will be on 22nd of July. 26th of July will be management of hepatitis B and C in pandemic. And this is for primary care physician, and this will be by Dr. Bilal Meet. And then there will be another talk about hepatitis in connection with World Hepatitis Day, which is yet to be decided. Thank you very much, everybody. It remains for me to thank Zishan, all the participants, and my team at Parsa Echo. Over to you, Zad. You can call off the meeting. Till next time. Thank you very much, sir. Till next time, Allah Hafiz, everybody.